सबको नमस्कार। आपका स्वागत है फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के 5th लेक्चर में। फार्माकोडायनामिक्स में मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के अंडर रिसेप्टर एक हमारा टॉपिक बचता है। तो आज का टॉपिक है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो हमारा जो टॉपिक एक्चुअली चल रहा है वो है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो टोटल 5 मैकेनिज्म हमको पढ़ने हैं। तो उनमें से 4 तो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए हैं। पहला है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू काम करना, ठीक। दूसरा है एंजाइम, आयन चैनल, ट्रांसपोर्टर्स। ये पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा रिसेप्टर्स। तो आज का क्लास रिसेप्टर्स पे रहेगा। इसमें से जो फर्स्ट है बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें ड्रग अपनी खुद की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी से काम करता है। बॉडी के किसी मॉलिक्यूल को वो टारगेट नहीं करता, लेकिन बाकी के 4 जो हैं वो किसी इंडोजेनस बॉडी के किसी मॉलिक्यूल को टारगेट करके अपना एक्शन शो करते हैं। एंजाइम, आयन चैनल, ट्रांसपोर्टर्स या रिसेप्टर्स। लेकिन इनमें से भी सबसे कॉमन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है रिसेप्टर्स को टारगेट करना। ये जो बाकी के 3 टारगेट बायोमोलिक्यूल्स बच गए, जो कि हैं एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, इनके लिए एक टर्म यूज होती है इफेक्टर्स, क्योंकि इनका अपना कुछ इफेक्ट है कि जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन रिसेप्टर्स को हम इफेक्टर्स नहीं कह रहे, सिर्फ रिसेप्टर्स कह रहे हैं, क्योंकि रिसेप्टर्स का अपना कोई इफेक्ट नहीं है सिवाय इसके कि उनको रिसीव करना है, सिग्नल को रिसीव करना है। किसी इफेक्ट के या किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन के, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव करना रिसेप्टर्स का काम है। और रिसेप्टर्स सबसे कॉमन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादातर ड्रग्स इफेक्टर्स को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते हैं, बल्कि रिसेप्टर्स को अप्रोच करते हैं। रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जो रिसेप्टर्स आगे इफेक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं इफेक्ट शो करने के लिए। और इसीलिए रिसेप्टर्स फार्माकोडायनामिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है एक्चुअली ड्रग और रिसेप्टर की इंटरेक्शन को समझना। बाकी सबसे लीस्ट कॉमन कौन सा है? तो वो है अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो शुरू करते हैं रिसेप्टर्स। तो जैसा कि हम समझ चुके कि ज़्यादातर ड्रग्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स डू नॉट बाइंड डायरेक्टली टू इफेक्टर सेल्स। एंजाइम्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, ये 3 इफेक्टर सेल्स को तो हम पहले से जानते हैं क्योंकि ये खुद भी टारगेट मॉलिक्यूल है, बट स्ट्रक्चर प्रोटीन्स भी हैं। तो जितने भी इफेक्टर सेल्स हैं उनको डायरेक्टली बाइंड ना करके लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स एक्चुअली रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, जो कि उनको कंट्रोल करते हैं। तो अब देखते हैं रिसेप्टर की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट। सबसे पहली बात तो यही है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकता है खुद, या फिर कोई बाइंडिंग साइट को भी रिसेप्टर कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह कि इसकी लोकेशन कहाँ होगी। या तो ये सरफेस पे होगा या इनसाइड ऑफ इफेक्टर सेल, या तो सरफेस पे या इफेक्टर सेल के अंदर, दोनों में से किसी भी जगह लोकेटेड ये हो सकता है। जैसा कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि कुछ रिसेप्टर्स एक्चुअली न्यूक्लियस में होते हैं। तो सरफेस पे भी हो सकता है, न्यूक्लियस में भी हो सकता है, मतलब सेल के अंदर या सेल के बाहर, सरफेस पे कहीं भी ये हो सकता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका फंक्शन क्या है, तो 2 फंक्शन है इसके। एक तो सिग्नल को रिकॉग्नाइज करना, सिग्नल को रिसीव करना। पहले उसको रिकॉग्नाइज करना, फिर उसको रिसीव करना, पहचानना सिग्नल मॉलिक्यूल को और उसको रिसीव करना। और दूसरा रिस्पॉन्स को इनिशिएट करना। और लास्ट में लिखा है कि बट इटसेल्फ हैज़ नो अदर फंक्शन। इसी वजह से इसको रिसेप्टर कहा जा रहा है, ना कि इफेक्टर, क्योंकि इसका काम सिर्फ इतना ही है। 2 काम है जो याद रखने हैं, सिग्नल को रिकॉग्नाइज करना और रिस्पॉन्स को इनिशिएट करना। इसके अलावा इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे इफेक्टर सेल्स का इफेक्ट होता है, आयन चैनल खुलते हैं तो आयन्स अंदर बाहर जाते हैं जिससे कोई इफेक्ट आता है, बट रिसेप्टर का ऐसा नहीं है। रिसेप्टर ने सिग्नल मॉलिक्यूल रिसीव करना है और रिस्पॉन्स को इनिशिएट करना है। जब तक कि रिसेप्टर सिग्नल मॉलिक्यूल को रिसीव नहीं करता तब तक रिस्पॉन्स इनिशिएट नहीं होगा। अब मूव करते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन पे कि एक्चुअल में रिसेप्टर्स और ड्रग्स
कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन की जो आपको पूरी फार्माकोलॉजी को समझने में हेल्प करेंगी, वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है लिगेंड। एनी मोलिक्यूल विच अटैचेस सेलेक्टिवली टू पर्टिकुलर रिसेप्टर और साइट। मतलब रिसेप्टर पे जो बाइंड करता है मॉलिक्यूल, जो सिग्नल मॉलिक्यूल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके पास सिग्नल रहता है, जिसके पास मैसेज रहता है कि कोई इफेक्ट होना है, तो उस मॉलिक्यूल को एक्चुअली क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिगेंड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लिगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग, कि रिसेप्टर पे बाइंड करने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, लिगेंड। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एफिनिटी। एफिनिटी का सिंपल मतलब है एबिलिटी टू बाइंड विद द रिसेप्टर। ये जो लिगेंड है इसकी रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की जो एबिलिटी है उसको एफिनिटी कहते हैं। मतलब बात ये है कि हर रिसेप्टर हर लिगेंड के साथ बाइंड नहीं कर सकता। कोई रिसेप्टर किसी स्पेसिफिक लिगेंड के लिए ही बना है, तो किस रिसेप्टर में किस लिगेंड के लिए एफिनिटी होगी, ये एक बहुत ही सेलेक्टिव क्राइटेरिया है। तो जिस रिसेप्टर पे जो लिगेंड बाइंड करेगा उसको कहेंगे कि इस पर्टिकुलर लिगेंड की इस रिसेप्टर के लिए एफिनिटी है। तीसरी टर्म है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जो कि है कैपेसिटी टू इंड्यूस ए फंक्शनल चेंज इन द रिसेप्टर। कि देखो ऐसा है कि जब रिसेप्टर पे लिगेंड बाइंड करता है तो उस रिसेप्टर पे लिगेंड के बाइंड करने से कुछ फंक्शनल चेंज आता है जिसके कारण ही एक्चुअली इफेक्ट आता है। तो अगर वो पर्टिकुलर फंक्शनल चेंज रिसेप्टर में नहीं आता है तो इफेक्ट शो नहीं होगा। तो बाइंड करने की जो एबिलिटी है वो है एफिनिटी, फंक्शनल चेंज करने की जो एबिलिटी है वो है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। जो अगली इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एगोनिस्ट। बहुत बार आपने सुना होगा जब क्लासेस पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी की क्लासेस जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, उनमें एगोनिस्ट टर्म बहुत यूज होती है। तो इसको एक बार समझेंगे आज कि ये क्या है। एन एजेंट विच एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। कोई भी एजेंट, कोई भी लिगेंड ऐसा जो रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करे और साथ में एक ऐसा इफेक्ट दे जैसा कि फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल देता है। मतलब उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे कोई ना कोई एंडोजीनस सिग्नल मॉलिक्यूल भी अटैच करता है और वो एंडोजीनस मॉलिक्यूल के उस रिसेप्टर पे जुड़ने से या बाइंड करने से जो इफेक्ट आता है, सेम वैसा इफेक्ट अगर हमारा ड्रग देता है तो उसको हम कहेंगे एगोनिस्ट। मतलब रिसेप्टर को एक्टिवेट करे और सेम वैसा इफेक्ट दे जैसा फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल का है, तो उस लिगेंड को, उस सब्सटेंस को, उस ड्रग को, उसको कहेंगे एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट मतलब सेम रिसेप्टर पे बाइंड करे और सेम इफेक्ट दे। अगली टर्म है इनवर्स एगोनिस्ट, जिसमें ये जो मैंने निशान लगाया इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो सेम है। मतलब एन एजेंट विच एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन ओपोजिट डायरेक्शन। मतलब इफेक्ट तो ये देगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करेगा और इफेक्ट भी देगा, लेकिन इसका इफेक्ट सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर होता तो हम कहते एगोनिस्ट, ओपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको हम कह रहे हैं इनवर्स एगोनिस्ट। मतलब अगर वो स्टिमुलेट करता था उस पर्टिकुलर रिसेप्टर सेल को तो ये डिप्रेस कर देगा, इस तरह का कुछ ओपोजिट डायरेक्शन में उसका इफेक्ट जाए तो उसको कहेंगे इनवर्स एगोनिस्ट। नेक्स्ट टर्म है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट जो है वो भी रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करेगा और इफेक्ट भी देगा, लेकिन इफेक्ट के लिए लिखा है सब मैक्सिमल इफेक्ट। सब मैक्सिमल मतलब मैक्सिमम से कम, तो 100% इफेक्ट नहीं आएगा अब उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से, लेकिन कम इफेक्ट आएगा, तो वो होगा पार्शियल एगोनिस्ट। तो कुल मिला के एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, ये सब के सब इफेक्ट तो देंगे। अब इसके बाद जो टर्म है वो है एंटागोनिस्ट। एन एजेंट विच प्रिवेंट्स द एक्शन। अब ये इन सबसे अपोजिट है, इन सबसे अलग है ये, कि एक ऐसा एजेंट जो एक्शन ही प्रिवेंट कर देगा। मतलब ये कोई इफेक्ट नहीं देगा बल्कि इफेक्ट को रोकना ही इसका काम है, बट डज नॉट हैव इट इफेक्ट ऑफ इट्स ओन। इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर जो इफेक्ट हो रहा था उस फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल के उस रिसेप्टर पे लगने से, अब जब एंटागोनिस्ट उस रिसेप्टर पे लग जाएगा तो उसका कोई इफेक्ट अब नहीं आएगा। तो इन एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये, इनको ब्लॉकर्स भी कहा जाता है।
बाकी अब इन चारों को समझने के लिए ये टेबल इम्पॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ बनाया है, जिसमें एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये लिखा हुआ है। और एंटागोनिस्ट के ब्रैकेट में लिखा है COMP, मतलब कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। एक्चुअली ऊपर भी एंटागोनिस्ट में लिखा है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। जिस तरह एंजाइम इनहिबिशन हमने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल सेम वैसे ही एंटागोनिज्म भी दो तरह का होता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। मैंने डिटेल में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एंजाइम इनहिबिशन हमने समझ लिया था, सेम वैसा ही है ये। तो जब एफिनिटी की बात करते हैं तो वो एफिनिटी एगोनिस्ट में भी है, इन्वर्स एगोनिस्ट में भी है, पार्शियल एगोनिस्ट में भी है और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में भी है। मतलब ये चारों एफिनिटी थी क्या, देखो, एबिलिटी टू बाइंड विद रिसेप्टर, ये थी एफिनिटी। तो मतलब ये चारों के चारों रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की एबिलिटी तो रखते हैं। और एंटागोनिस्ट भी कौन सा, कॉम्पिटिटिव, क्योंकि सेम बाइंडिंग साइट के लिए जो compete करे वो कॉम्पिटिटिव। अब अगर बात की जाए इंट्रिंसिक एक्टिविटी की, तो वो एगोनिस्ट में है, इन्वर्स एगोनिस्ट में भी है, पार्शियल एगोनिस्ट में भी है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी एक्चुअली थी क्या, इंट्रिंसिक एक्टिविटी थी कि रिसेप्टर में फंक्शनल चेंज इंड्यूस करने की कैपेसिटी, मतलब बाइंड तो कर जाए, ठीक है, एफिनिटी है, लेकिन क्या फंक्शनल चेंज ला सकता है, क्योंकि जब तक फंक्शनल चेंज रिसेप्टर में नहीं आएगा तब तक कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि एंटागोनिस्ट में, एंटागोनिस्ट का कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है क्योंकि इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसकी सिर्फ एंटागोनिस्ट है जिसमें कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है। जहां तक एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात है तो यहाँ लिखा है =1, क्योंकि इसका इफेक्ट है बिल्कुल सिमिलर जैसा फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल का होता। तो मतलब इंट्रिंसिक एक्टिविटी =1, सेम। और इन्वर्स एगोनिस्ट में लिखा है बिटवीन 0 to -1, क्योंकि इसमें भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी तो थी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए 0 से -1 के बीच में कहीं लाई करेगी इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी। और पार्शियल एगोनिस्ट के केस में बिटवीन 0 to 1, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो चलो सेम थी लेकिन सब मैक्सिमल इफेक्ट था, 1 से कम था। और एंटागोनिस्ट में क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है, कन्फर्मेशनल चेंज या फंक्शनल चेंज ये नहीं ला सकता है, इसलिए इंट्रिंसिक एक्टिविटी =0। तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि रिसेप्टर पे मूव करें या फिर एक एक क्लास को पढ़ें, तो ज़रूरी है कि ये टर्म्स, कुछ कॉमन टर्म्स हमें पहले से पता हों ड्रग और रिसेप्टर इंटरेक्शन की, क्योंकि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में बहुत बार कह चुकी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर फार्माकोडायनेमिक्स का है रिसेप्टर और ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। इसलिए इन टर्म्स का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एक बार देखते हैं क्या क्या हमने टर्म्स अभी कवर की। तो लिगेंड, एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी हमें काम आई एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को समझने के लिए। और ये जो चारों हैं इनमें से भी एक तो एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और बाकी के दो जो हैं इन्वर्स और पार्शियल ये इतने यूज़ नहीं होते हैं, पर इनका मीनिंग हमें पता रहना चाहिए। अब इसके बाद दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं रिसेप्टर से रिलेटेड जो KD त्रिपाठी में मुझे मिली और इंटरेस्टिंग लगी। तो वो दो टर्म्स हैं, एक तो है ऑर्फेन रिसेप्टर्स और एक है साइलेंट रिसेप्टर्स। तो ऑर्फेन रिसेप्टर्स मतलब क्यों ऑर्फेन कह रहे हैं इसको देखते हैं। फॉर विच नो एंडोजीनस मीडिएटर और लिगेंड इज नोन। मतलब ये ऑर्फेन इसलिए हैं क्योंकि इनके लिए बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकल लिगेंड या फिजियोलॉजिकल सब्सटेंस जो इन पे अटैच करता हो ऐसा हमें नहीं मिला है। हम ये तो नहीं कह सकते कि है ही नहीं, लेकिन अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जो इन रिसेप्टर्स पे अटैच हो रहा हो। तो इसलिए इन रिसेप्टर्स को कहा ऑर्फेन रिसेप्टर्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स और सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर्स। मतलब पॉइंट ये है कि कोई ना कोई ड्रग इन पे अटैच करता है लेकिन कोई एंडोजीनस सब्सटेंस इन पे अटैच नहीं करता, कोई फिजियोलॉजिकल लिगेंड इन पे अटैच नहीं करता। बेंजोडाइजेपिन्स रिसेप्टर्स और सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर्स, BZ फॉर बेंजोडाइजेपिन्स जो कि सिडेटिव हिप्नोटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और सल्फोनिल यूरिया जो ड्रग्स हैं वो एक्चुअल में एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। तो इस तरह ये दो टाइप के रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑर्फेन रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है साइलेंट रिसेप्टर्स। साइलेंट रिसेप्टर्स का मतलब है साइट्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ड्रग्स। ये साइट्स हैं,
ऐसी साइट्स, क्योंकि हमने रिसेप्टर की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि हम मैक्रोमोलिक्यूल को भी रिसेप्टर बोल सकते हैं, जस्ट साइट को भी बोल सकते हैं। तो ये वो साइट्स हैं जो किसी ना किसी स्पेसिफिक ड्रग्स पे स्पेसिफिक ड्रग्स को बाइंड करती हैं, लेकिन कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनका नहीं मिलता है। मतलब बाइंड तो वो करती हैं, एफिनिटी तो है, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी इनमें नहीं है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कोई उनका नहीं मिलता है। ठीक। तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें और क्लियरली पता चलेंगे। एक्चुअली प्लाज्मा प्रोटीन्स, स्पेशली एल्ब्यूमिन, ये कुछ ड्रग्स के साथ, एक्चुअली मैक्सिमम ड्रग्स के साथ ये बाइंड कर जाते हैं, और ये ड्रग्स के साथ सिर्फ बाइंड होके रहते हैं। इनके बाइंड करने से कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता हुआ नहीं दिखता है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं साइलेंट रिसेप्टर्स। तो ये थी रिसेप्टर की डेफिनेशन और ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स में अब जो टॉपिक हमारा बचता है वो है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। उसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू।